हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन की बुक है उसको लेसन वाइज सीरीज चला रखी है। जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे वो जाकर पिछली वीडियो को देख लीजिए। कल तक आपका जो है बीड साइंस कंप्लीट हुआ, यानी कि बीड कौन सॉरी सीड साइंस हुआ, ये बीड है आज। सीड साइंस कंप्लीट हुआ था, जिसमें से आपके सीड के प्रकार, सीड टेस्ट, सीड ट्रीटमेंट, ये सब जो थे कंप्लीट हुए। और आज हम शुरू करने वाले हैं बीट के बारे में, यानी कि खरपतवार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं भैया। खरपतवार कह रहा है कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा और परिचय। वीड शब्द सर्वप्रथम जेथरो टूल के द्वारा दिया गया, यानी कि जो आपका वीड शब्द है, वीड शब्द किसने दिया? वीड शब्द जेथरो टूल ने दिया। ठीक भैया, बात याद रखना। जेथरो टूल को किसने दिया? जेथरो टूल ने क्या दिया? जेथरो टूल ने वीड शब्द दिया। और एक बात है जेथरो टूल के बारे में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हार्स विंग हस्बेंड्री, ट्रिपल एच जिसको कहते हैं। किसने लिखा था? तो ये लिखे थे आपके जेथरो टूल ने लिखा था, हार्स विंग हस्बेंड्री। ठीक भैया, ये बात याद रखना। वीड शब्द किसने दिया? जेथरो टूल ने दिया। और ट्रिपल एच के जो लेखक हैं वो कौन है? जेथरो टूल है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि परिभाषा कह रहा है, वीड फसलों के साथ उगने वाले वे अवांछित पौधे हैं जो पौधों को उपलब्ध होने वाले पोषक तो जैसे कि जल हो गया, प्रकाश हो गया, स्थान आदि के अधिकांश भाग को उनसे छीन लेते हैं, जिसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पैदावार भी अपेक्षाकृत घट जाती है। तो जाहिर सी बात है भैया, जहाँ पर खरपतवार होंगे वो अपना पोषक तत्व तो चाहे वो पौधे से प्राप्त करें या आप जो है डालें उससे भी, तो पौधे से छीन लेते हैं खरपतवार। ठीक है, और जो है फसलों की अपेक्षा ये अपना वृद्धि भी भारी मात्रा में और अत्यधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो वह खरपतवार वह हो गए वीड जो पौधों के साथ उगते हैं और उनसे जो है पोषक तत्वों का अवांछित रूप से ग्रहण करते हैं, वही वीड होते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार के मुख्य पहलू के बारे में। खरपतवार के मुख्य पहलू कह रहा है कि अवांछित पौधा, खरपतवार क्या है? एक अवांछित पौधा है। कह रहा है कि उस स्थान पर उगा है जहाँ उसे नहीं उगना चाहिए। जैसे कि आपने धान लगाई तो धान में खरपतवार का क्या काम है? क्यों उगा है वो? ठीक है, जहाँ हमने धान लगाई तो धान ही होना चाहिए। तो खर धान के अलावा कुछ और होगा तो क्या है? खरपतवार है। कह रहा है कि वैसा पौधा जो अधिक हानिकारक, अनुपयोगी व अवांछित होता है वो सब क्या है? वो सब वीड है। और कह रहा है कि फंजाई को छोड़कर कोई भी पौधा जो लोगों की आवश्यकताओं या उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न करता है वो क्या है? खरपतवार। यानी कि कवक को छोड़कर अदर जितने भी पौधों की वृद्धि में बाधाएं डालते हैं वो सब क्या है? वो सब खरपतवार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। पूर्ण परिभाषा दिया है। पूर्ण परिभाषा में कह रहा है कि बीड ऐसे अवांछित एवं अनावश्यक पौधे हैं जो भूमि एवं जल के संसाधनों में बाधा उत्पन्न कर मानव कल्याण को बुरी तरह क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं भैया? मानव कल्याण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। वे हो गए क्या? खरपतवार हो गए। आगे बात करते हैं खरपतवार की कसौटी, यानी कि क्राइटेरिया ऑफ टू बी ए वीड, यानी कि खरपतवार की कसौटी क्या क्या है? कह रहा है कि खरपतवार कोई भी खरपतवार है या नहीं, इस निम्न बातों पर निर्भर करता है। कह रहा है कि पहला है कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिट ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों के लक्षण आदत के अनुसार उसको हम बांटते हैं। दूसरा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लांट, यानी कि उसकी स्थिति क्या है उस क्रॉप में। और टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे के उगने का समय क्या है, उस हिसाब से जो है खरपतवार को हम बांटते हैं। कहने का मतलब है अर्थात सभी पौधे किसी भी निश्चित दशा व स्थिति में खरपतवार हो सकते हैं। किसी भी दशा में खरपतवार हो सकते हैं। कहने का मतलब सरसों के खेत में गेहूं हो गया तो एक प्रकार का वो खरपतवार है, भले ही अलग अलग प्रकार टाइप है खरपतवार, लेकिन वो भी एक प्रकार का क्या है? खरपतवार है। ठीक भैया, आगे बात करने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खरपतवार का वर्गीकरण। क्या है? खरपतवार का वर्गीकरण। पहला है उगने के स्थान पर। किसके स्थान पर भैया? उगने के स्थान पर, यानी कि साइट ऑफ प्रिडोमिनेंस। इसमें आपका पहला है ऑब्लिगेट वीड्स। ऑब्लिगेट वीड्स क्या होते हैं? कह रहा है कि ऐसे खरपतवार मनुष्य एवं उसकी खेती के साथ उगते हैं, यानी कि कल्टीवेशन के साथ उगते हैं
वह खरपतवार ऑब्लिगेट कहलाते हैं। इनका क्या है, जंगली रूप नहीं मिलता है। जो ऑब्लिगेट खरपतवार होते हैं इनका जंगली रूप नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि चीनोपोडियम जिसको बथुआ और एनागैलिस जिसको कृष्णनील कहते हैं, ये केवल कल्टीवेशन जहाँ पर खेती होगी वहीं पर उगेंगे, यानी कि जंगली रूप इनका नहीं है कि मान लीजिए जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी उग जाएंगे, नहीं, जहाँ पर खेती होती है वहीं पर ही ऑब्लिगेट, जैसे कि आपका चीनोपोडियम हो गया और कृष्णनील हो गया, ये वहीं पर उगते हैं जहाँ पर कल्टीवेशन होता है। ठीक है, आगे दिया है आपका फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में दिया है कह रहा है कि ऐसे खरपतवार जंगली के साथ साथ खेती करने में भी स्थान में भी उगते हैं। ऑब्लिगेट क्या था, जहाँ कल्टीवेशन होगा वहीं उगेगा, लेकिन ये क्या है, फैकल्टेटिव वीड्स, ये कल्टीवेशन के साथ साथ जंगली एरिया में उगते हैं। जैसे आपका हो गया अर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी हो गया। सत्यानाशी ज़्यादातर होता है आपके सरसों के खेत में, लेकिन ये आप सड़क के किनारे भी देखे होंगे, तो ये जंगली रूप है। ये क्या है, जंगली रूप। और ये फोरबिया हिरटा दुधिया दुधी है, ये भी जो है आपकी जंगली है। तो ऑब्लिगेट जो होते हैं कल्टीवेशन एरिया में होते हैं, और जो फैकल्टेटिव होते हैं वो नॉन कल्टीवेशन यानी कि जंगली होते हैं, यानी कल्टीवेशन और नॉन कल्टीवेशन दोनों जगह उगाते हैं। ठीक भैया, आगे बात करते हैं मेजबान पर आधारित। मेजबान पर आधारित, मेजबान पर आधारित है। पहला दिया है टाइप, दूसरा है विवरण, तीसरा है उदाहरण, यानी कि इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। होस्ट का मतलब क्या हुआ, ये किसी न किसी पर डिपेंड होंगे। होस्ट क्या होते हैं, होस्ट, हम उनके ऊपर होस्ट है, कहने का मतलब किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। तो डिपेंड में आपका दिया है टोटल रूट पैरासाइट। पहला है भैया टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट ये क्या है, ये पूर्ण जड़ परजीवी है, यानी कि आप टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, और उदाहरण क्या है आपका ओरोबैंकी, उदाहरण क्या है ओरोबैंकी है। ठीक है, और दिया है टोटल स्टेम यानी कि पूर्ण तना परजीवी, इसका उदाहरण क्या है कसकुटा। ये होस्ट है, ये किसी पर आधारित है, वो कसकुटा मतलब अमरबेल। और दिया है तीसरा आपका सेमी रूट पैरासाइट यानी कि अर्ध जड़ परजीवी, और चौथा आपका स्ट्राइया, सॉरी तीसरा स्ट्राइया, उदाहरण क्या है स्ट्राइया है सेमी रूट पैरासाइट के। और चौथा आपका सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट यानी कि अर्ध तना परजीवी, इसका उदाहरण क्या है लोरेंथस है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि जो होस्ट हो, डिपेंडेंस ऑफ होस्ट, जो होस्ट पर आधारित होते हैं कौन कौन से खरपतवार हैं, तो इनका आप लोग क्रम याद कर लीजिएगा। क्रम कैसे याद करना है, क्रम याद कर लीजिए, सी, एक मिनट, CLOS। ठीक है, ये आपके क्रम हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इसमें टोटल रूट पैरासाइट है, कौन सा इसमें सेमी रूट पैरासाइट है, कौन सा इसमें टोटल स्टेम पैरासाइट है, कौन सा इसमें सेमी स्टेम पैरासाइट है। तो CLOS से क्लॉज से याद कर लेंगे। अब बांट देते हैं इसको हम किस तरह कि जो आपके सेमी रूट हैं और टोटल रूट हैं उसको बांट लेते हैं। बांट लीजिए, पहले यहाँ पर लिख दीजिए क्या, पहले लिख दीजिए आप स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है, तना, स्टेम लिख दिया। इसके बाद रूट लिख दीजिए, क्योंकि टोटल स्टेम है, टोटल रूट है, होलो सेमी स्टेम है और सेमी रूट है, यही है। अब जिसमें आपका स्टेम में आता है टोटल स्टेम, टोटल स्टेम, टोटल स्टेम, टोटल स्टेम के उदाहरण कौन से हैं, टोटल स्टेम होता है आपका, स्टेम से बांटना, पहले स्टेम शुरू करना। टोटल स्टेम के कौन से हैं आपका कसकुटा, कसकुटा, कसकुटा ये क्या है, ये होस्ट पर आधारित होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो कसकुटा जो है बेर, नीम, यानी कि ये अमरबेल है। अमरबेल मतलब लताएं होती हैं, किस पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके बेर, नीम इत्यादि पौधों पर। ठीक है, ये थी आपकी टोटल स्टेम थी। अब बात करते हैं सेमी स्टेम, सेमी स्टेम, सेमी स्टेम, सेमी स्टेम पे कौन थे, सेमी स्टेम के आपके थे, एक मिनट, इस तरह नहीं बांटना यार, है ना, स्टेम में बांट दिए हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल स्टेम, यहाँ पर लिख देते हैं सेमी स्टेम। तो टोटल में आपका कौन आता है, टोटल में आपका आता है कसकुटा, कसकुटा,
ठीक है। और सेमी स्टेम में आपका आता है लोरेंथस, 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 ठीक है। और जो रूट में है, टोटल रूट में आपका आता है, टोटल रूट में ओरोबैंकी आता है, ओरोबैंकी। और जो सेमी रूट है वो आता है आपका स्ट्राइया, स्ट्राइया। अब ये होते कहाँ कहाँ अपन, जैसे आपका टोटल स्टेम हो गया, टोटल स्टेम में क्या हो गया, कस्कुटा हो गया। तो कस्कुटा होते कहाँ है, कस्कुटा होता कहाँ है, कस्कुटा है ना, ये होता कहाँ है, ये होता है आपके बेर और नीम पर, बेर और नीम पर होता है कस्कुटा, ठीक है। ये बातें याद रखना, ये क्या है, पूर्ण तना परजीवी है। और बात करते हैं, और है आपका पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, तना तना का पहले देख रहे हैं। अर्ध तना परजीवी जो लोरेंथस है, ये होता है लोरेंथस, आप सुने होंगे, बाना, बाना है, ज़्यादातर आम के पेड़ पर होता है, बाना, आम के पेड़ पर होता है ये लोरेंथस, बाना जिसको कहते हैं, ठीक है। अर्ध तना परजीवी यानी कि इसमें जड़ नहीं पाया जाता है, ये तना पर ही आश्रित होता है, ठीक है। और तीसरा आपका टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट में आपका ओरोबैंकी आता है। ये ज़्यादातर सोलेनेसी कुल पे होता है, जैसे कि आपके सरसों हो गया, ठीक है, बैगन, टमाटर, इन सब पे पाया जाता है ओरोबैंकी। और आपका जो आखिरी लास्ट है अर्धजड़ परजीवी, जिसको आप सेमी रूट पैरासाइट कहते हैं, जिसका नाम है स्ट्राइया। ये कहाँ पर होता है, स्ट्राइया मिल के लिए आपका ज्वार पर होता है, ज्वार पर, ठीक भैया। ये चारों बार बार पूछे जाते हैं, क्लास से याद कर लेना। सी एल क्या है, सी कस्कुटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। एल क्या है, सेमी स्टेम पैरासाइट है। और जो आपका ओ है ओरोबैंकी, टोटल रूट पैरासाइट है। और जो आपका स्ट्राइया है वो आपका सेमी रूट पैरासाइट है, ठीक है। पहला कस्कुटा जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। यल क्या है, यल जो है आपका सेमी स्टेम पैरासाइट है। और जो रूट पैरासाइट में आता है, पहला आपका ओरोबैंकी, टोटल रूट पैरासाइट है। और यस से स्ट्राइया, सेमी रूट पैरासाइट है, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है वनस्पतिक व आकारिकी लक्षण, वनस्पति व आकारिकी लक्षण यानी कि बोटेनिकल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। पहला दिया है ग्रासेस, ग्रासेस, ग्रासेस क्या होती है, कह रहा है कि बेलनाकार एवं भीतर से खोखला तना युक्त होता है। इनके इसके गांठे पर तना तथा पोर उपस्थित होते हैं। गांठों से पत्तियां निकलती हैं। जड़ रेशा, जड़ रेशेदार होती हैं। फैमिली ग्रेमनी यानी कि आपकी जो अनाज वाली खासकर होती हैं वो ग्रेमनी में आती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, इकाइनोक्लोआ हो गया, फ्लोरिस माइनर हो गया। और अधिकांश खरपतवार रिसीवर के अंत आते हैं, यानी कि जो ग्रेमनी के अंतर्गत आते हैं, इकाइनोक्लोआ और फ्लोरिस माइनर जो गेहूं में होता है, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। ये घासें हैं, ये ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा दिया है आपका सेजेज, सेजेज, सेजेज में इसकी विशेषता यह है कि इसका तना तिकोना, गांठ अनुपस्थित, बहुत लंबा पोर तथा इसके शीर्ष पर प्रायः 3 पत्तियां होती हैं। कोई शाखा नहीं होती है। पीत उपस्थित होते हैं। फैमिली साइपरेसी, जैसे कि साइपर रोटंडस जो कि मोथा है, इसमें क्या क्या नहीं होता। इसकी जो है तिकोना होता है, गांठें अनुपस्थित होती हैं, बहुत लंबा पोर होता है और शीर्ष पर प्रायः शीर्ष पत्तियां होती हैं। ये साइपरस हैं, ये सेजेज हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होगा, आपका मोथा हो गया। और बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के बारे में। इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं तथा तने पर बारी बारी से लगी होती हैं। बेलनाकार तना प्रायः टॉप रूट होता है, ठीक है। और आल डाइकॉट वीकलाई, जैसे कैमेलिया हो गया, टिनोपेडियम एलोम हो गया, इनकी बथुआ वथुआ क्या है, ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं अदर बेसिस के आधार पर। अदर बेसिस, अदर बेसिस, पहला है आपका सापेक्ष वीड, सापेक्ष अपतरण में, जैसे कि आपका गेहूं के खेत में धान का पौधा उग जाना, ये क्या है, ये रिलेटिव बीट्स यानी कि समूह से संबंधित खरपतवार है। यानी कि गेहूं के खेत में धान का उग जाना, यानी कि किसी क्रॉप का उग जाना, वो रिलेटिव बीट के अंतर्गत आता है। किसी क्रॉप में किसी दूसरे क्रॉप का उग जाना, वो रिलेटिव बीट के अंतर्गत आता है। और आपका एब्सोल्यूट बीट्स, एब्सोल्यूट बीट क्या है, बीट्स क्या है, जो अपनी विशेषताओं के कारण खरपतवार होता है, जैसे साइपर रोटंडस, मोथा। एब्सोल्यूट बिट्स, ये पक्का है खरपतवार, ये होगा तो खरपतवार होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट है, इसमें कोई वो नहीं है कि
खरपतवार नहीं है, ये एब्सोल्यूट खरपतवार है। और तीसरा है आपका रोग। रोग जिससे एक फसल बोई गई, प्रजाति विशेष में उसी फसल की दूसरी प्रजाति के लिए के बिना बोए उग जाते हैं तो उसे रोग कहते हैं। इन्हें निकालने की प्रक्रिया रोगिंग कहलाती है। जिससे जया धान के खेत में सीता धान का उग जाना। रोग, रोग का मतलब समझिए आप। रोग का मतलब आपने मान लीजिए कि जया धान की प्रजाति है, आपने लगाया, इसके बाद उसमें जो है सीता की धान उग गई, तो ये क्या हो गया, ये रोग हो गया। है तो धान दिक्कत भी कुछ नहीं है, लेकिन ये जया आपने लगाया लेकिन सीता उग गई, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये रोग के अंदर आते हैं। इसको निकालना ही रोगिंग कहलाता है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं मिमिक्री वीड्स। मिमिक्री वीड्स सब लोग जानते हैं, फ्लरिस माना जो कि गेहूं में होता है, मिलते जुलते हैं गेहूं का गेहूं सा तथा धान में जंगली धान। ठीक है, ये सब जो है आपके मिमिक्री खरपतवार हैं। और वॉलंटियर वीड्स क्या हैं, यानी कि स्वयं सेवक वाले जो कौन से हैं खरपतवार, करें कि खेत में पूर्व फसल के बीज से उगने वाले पौधे स्वयं सेवक का पत्तन होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप धान पहले लगाया, धान नहीं गेहूं लगाया, गेहूं पहले क्या लगाए थे, धान थी, गेहूं में भी धान उग जाता है तो क्या है, वॉलंटियर वीड्स पहले मतलब पूर्व के खेत के साथ नेक्स्ट क्रॉप में उगना ही वॉलंटियर खरपतवार कहलाता है। और अनिष्टकारी खरपतवार यानी कि नॉक्सियस खरपतवार है, यानी कि कानून द्वारा वांछनीय परेशान करने वाला खरपतवार दुसाध्य पौधे के रूप में परिभाषित खरपतवार को ही नॉक्सियस बीज कहते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, कांग्रेस घास। ठीक है, कांग्रेस घास क्या एक नॉक्सियस बीड है। आगे बात करते हैं भैया खरपतवार प्रतियोगिता, क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन ये नहीं कि केवल हम ही लोग कंपटीशन कर रहे हैं, खरपतवार भी कंपटीशन करते हैं, क्रॉप और खरपतवार मिलकर कंपटीशन करते हैं कि है पोषक तो तुमको चाहिए है हमको चाहिए, इस तरह। अब खरपतवार सामान्यतः पोषक तत्वों जल वायु प्रकाश में फैलने के स्थान के लिए प्रतियोगिता करता है। दिया है आपका पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि फॉर न्यूट्रिएंट के आधार पर कह रहा है कि खरपतवार मिट्टी से फसल की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। खरपतवार मिट्टी से फसल की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। और कह रहा है कि एक वर्षीय खरपतवार अपना जीवन चक्र 50 से 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं, लेकिन फसल के पौधों को इनमें 100 से 130 दिन लगते हैं। वैसे तो जो है अगर केवल खरपतवार रहेगा, ओनली खरपतवार रहेगा तो 50 से 60 दिन में आपका जो है लाइफ साइकिल पूरा कर लेते, लेकिन जब ये फसल में रहेगा तो फसल में 100 से 130 दिन के होता है। ठीक है, 100 से 130 दिन में अपना जो है कंप्लीट करता है। और कह रहा है कि धान के खेत में सामा की ग्रस्तता होने पर मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का 60 से 80% भाग खरपतवार अवशेष कर लेता है। ये कि जो सामा घास है, सामा खरपतवार है धान में, ये क्या होता है जब सामा अधिक मात्रा में खेत में होती है तो लगभग ये 60 से 80% भाग जो है नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि धान को नहीं मिल पाता है। तो ये भी फॉर न्यूट्रिएंट की झगड़ा कर लेते हैं कि हमको न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट भारी मात्रा में धान से ले लेता है। और दिया आपका नसेज में, नसेज कह रहा है कि एक प्रकार कार्बनिक दुर्गंधित पदार्थ मिट्टी में छोड़ता है, जिससे डिनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और फसल को बहुत कम नाइट्रोजन मिलती है। नसेज भी एक प्रकार की को है घास है जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में छोड़ती है, जिससे क्या होता है डिनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और फसल को बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। ये खरपतवार एब्जॉर्ब कर लेता है भारी मात्रा में। ठीक है भैया, ये था फॉर न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों के मामले में लड़ाई थी। अब है आपका फॉर लाइट। अब लाइट के मामले में कैसी कैसी लड़ाई है। लाइट के मामले में कह रहा है कि खरपतवार फसलों पर छाया उत्पन्न करते हैं। हाँ जाहिर सी बात है भाई, फसलों से ज़्यादा तो खरपतवार लंबे हो जाते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में ग्रहण कर लें तो पौधे थोड़ी लंबे होंगे, खरपतवार लंबे होंगे। ठीक है, जिससे PAI यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन रुक जाता है। यानी कि जो इसमें छाया के क्या होता है, छाया जब होगी तो इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, भोजन नहीं बनेगा। दिया है मूंगफली में सफ़ेद मुर्ग यानी कि सेलोसिया अर्जेंटिया सफ़ेद मुर्ग और जंगली चौलाई अमरेंथस विरिडिस छाया उत्पन्न करते हैं। ये जो जंगली चौलाई होती है मूंगफली में और सेलोसिया अर्जेंटिया जिसको सफ़ेद मुर्ग कहते हैं, ये क्या छाया उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है मूंगफली में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशन है वो रुक जाती है, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। और कह रहा है कि मध्याह्न के समय में कपास में पौधों तक पहुँचने जैसे कि
फोटोन फ्लक्स डेंसिटी को अमरेंथस हाइब्रिडस 90% से कम कर देता है। मध्याह्न का मतलब दोपहर दोपहर के समय में कपास के पौधों तक पहुंचने वाले फोटो प्लस यानी कि दोपहर के समय जब कपास में रेडियो प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं उसको भी अमरेंथस क्या करता है 90% से कम कर देता है। ठीक है भैया, तो ये थी फॉल लाइट के लिए झगड़ा कर रहे थे आपस में। आपका न्यूट्रेंट और लाइट हो गया। तीसरा है फॉर वाटर, जल के लिए लड़ाई झगड़ा। करें कि असिंचित क्षेत्रों में प्रतियोगिता जल के लिए अधिक होती है। जहाँ पर जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते या सिंचाई की निम्न मात्रा होती है वहाँ पर जो है पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। फसल से ज़्यादा खरपतवार ही अब्जॉर्व कर लेता है। कह रहा है कि खरपतवार का जलोत्सर्जन अनुपात फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है इन क्षेत्रों में। और कह रहा है कि ज्वार तथा बाजरा के जलोत्सर्जन अनुपात 430 से 450 की तुलना में साइनोडोन डेक्टाइलोन यानी कि दूब घास में अनुपात लगभग 813 होता है। देखिए, ज्वार बाजरा का जो जलोत्सर्जन अनुपात तो 430 से 450 होता है, लेकिन जो दूब घास है इसका क्या होता है 813 होता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी मात्रा में जल को जो है अपने और अब्जॉर्व करता है, यानी जल को ग्रहण करता है। ठीक है, बाजरा से ज़्यादा तो यही ग्रहण कर लेता है। और कह रहा है कि एम्ब्रोसिया जाति का खरपतवार बाजरे की अपेक्षा तिगुने जल का उपयोग करता है। अब जो एम्ब्रोसिया जाति खरपतवार है ये सोचिए ये 1200 जो है जलोत्सर्जन अनुपात में जल को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये सब हर वाटर के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। और दिया है आपका CO2 यानी कि हवा के लिए। CO2 यानी हवा के लिए कह रहा है कि ज़्यादातर खरपतवार C4 होते हैं। C4 इसलिए ये फसलों की अपेक्षा CO2 को बहुत निम्न प्रतिशत पर ग्रहण करते हैं, बहुत निम्न प्रतिशत पर भी ग्रहण कर लेते हैं। ज़्यादातर खरपतवार C4 होते हैं। और क्या करते हैं ये निम्न जो है स्तर पर भी, यानी कि जहाँ पर CO2 कम मात्रा में उसको वहाँ पर भी जो है ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ पर भी वो जो है उपयोग कर लेते हैं। अब है फॉर पैलेस स्थान हेतु या एलोपैथी प्रभाव छोड़ते हैं। ये कह रहे हैं कि खरपतवार एलोपैथिक प्रभाव वाले हानिकारक रसायन स्रावित करते हैं। उदाहरण के लिए एग्रोपायरॉन रेपेंस या सोरगम हेल्पेंसिस या लेंटाना कैमरा या साइप्रस रोटंडस या एम्ब्रोसिया सिट्रोस्टाइकिया आदि। ये क्या करती हैं एलोपैथिक प्रभाव छोड़ती हैं। एलोपैथिक प्रभाव से क्या होता है ये अपने फसल को अपने खरपतवार को प्रभावित नहीं करती है। जो उसमें फसल लगी होती है उसमें प्रभाव डालते हैं, जिसके द्वारा इसमें जो है फसलों में ग्रोथ में समस्या आती है। ठीक है भैया, तो ये थी आपकी जो है क्रॉप बीट कंपटीशन थी। किस तरह से न्यूट्रिएंट के रूप में कंपटीशन करते हैं, लाइट के रूप में कंपटीशन करते हैं, वाटर के रूप में कंपटीशन करते हैं, हवा पानी के लिए कंपटीशन करते हैं और स्थान के लिए भी कंपटीशन करते हैं। हमको ज़्यादा स्थान चाहिए, तुमको कम चाहिए, इस तरह जो है खरपतवार अपना क्रॉप से कंपटीशन करते हैं। आगे दिया है आपका क्रांतिक अवस्था यानी कि क्रिटिकल पीरियड। कह रहा है कि ज़्यादातर फसलों में खरपतवार प्रयोगिता के लिए क्रिटिकल पीरियड 30 दिन से शुरू होता है। खरपतवार के औसत वार्षिक हानि 30 से 40% होती है। 100% में से 30 से 40% जब यही नष्ट कर दे रहे हैं तो हमारा क्रॉप उत्पादन कितना देगा आप ही बताइए। 100 में से हमको मान लीजिए हमने धान लगाया उसमें खरपतवार हो गया, हमें 100% उत्पादन लेना, जब 30 से 40% यही खा जा रहे हैं सब कुछ, तो ये अच्छी बात नहीं है, इनको फिर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 30 से 40% तक जो है वार्षिक हानि पहुंचाते हैं। ठीक भैया, आगे दिया है खरपतवार की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड। कह रहे हैं कि खरपतवार प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहता। हाँ भैया, खरपतवार रह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति, यानी इनके लिए भी जो समय नहीं होगा उस समय भी रह लेंगे। और दिया है खरपतवार बड़ी संख्या में बीजों का उत्पादन करते हैं, यानी कि आपका जो बथुआ यदि पेड़ बड़ा हो गया और जो कांग्रेस घास ये भारी मात्रा में बीजों का उत्पादन करते हैं और इनके बीज कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। बथुआ के बीज 20 से 40 वर्ष तक तथा जंगली सरसों के बीज 40 वर्ष तक भूमि दबे रहने के बाद भी अंकुरण की क्षमता रखते हैं। आप सोच सकते हैं, यहाँ तो 1 से 2 साल रखा तो भी खराब हो जाते हैं। ये खरपतवार हैं 20 से 40 वर्ष, और जंगली सरसों का जो होता है 40 वर्ष तक भूमि पर रहते हैं। ठीक है भैया,
और कह रहा है कि इनके बीज एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं, साथ साथ परिपक्व हो जाते हैं, चाहे छाया में हो चाहे जहाँ हो, एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। और कह रहा है कि कुछ खरपतवार के बीज पंखयुक्त होते हैं, उनमें पंख होती है। और कह रहा है कि इनके बीज एपोमिक्सिस, स्पोर आदि के द्वारा भी बनते हैं, बीज उत्पादन के लिए परागण आवश्यक नहीं होता। यानी कि इसमें जो स्पोर पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, उससे भी बनते हैं, एपोमिक्सिस के द्वारा भी इसमें जो है बीज बन जाते हैं। और कह रहा है इनके बीजों की सुस्तावस्था पाई जाती है, डॉर्मेंसी पाई जाती है इसमें, ठीक है, अपने अनुसार जो है डाल लेते हैं। और है ये अपने खोए हुए अंग को पुनः प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। और दिया है कि बीजों के अस्तित्व दूसरे कायिक अंगों से भी अपना वंश वृद्धि करते हैं। जैसे मोथा क्या करता है, मोथा कंद द्वारा बोगनविलिया पत्तियों के द्वारा जो है अपना वृद्धि कर लेता है। दूसरों के द्वारा भी ये जीवित रह सकते हैं, जो दूसरों के कायिक प्रवर्धन के द्वारा, कायिक वृद्धि से भी ये जीवित रह सकते हैं। और दिया है करें कि इनकी वृद्धि दर अधिक होने के साथ साथ सामान्य आकार व कुल क्षेत्रीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है, भारी मात्रा में होते हैं, भारी संख्या में होते हैं। और दुर्गंध युक्त होते हैं, विषैले व कांटे युक्त होने के कारण पशु द्वारा खाने से बच जाते हैं। ये खरपतवार हैं ये सब, ठीक है भैया, इनको पशु भी नहीं खा सकते हैं, देख ही नहीं पाते तो कहाँ से, विषैले भी होते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिसेमिनेशन, यानी कि गुणन एवं प्रकीर्णन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। गुणन 3 प्रकार का होता है, सीड द्वारा होता है, प्रोपेग्यूल्स द्वारा, या दोनों के द्वारा होता है। प्रकीर्णन के साधन दिया है, प्रकीर्णन के साधन बीजों का संरचनात्मक रूपांतरण, या जैसे कि संरचनात्मक, जैसे पंखयुक्त, बालदार, पैराशूट, सल्कयुक्त, चैफी, पिछयुक्त कांटे होते हैं, इसमें प्रकीर्णन के साधन हैं डाइसेमिनेशन के। और दिया है फसल बीजों या खाद्य पदार्थों में मिश्रित होकर भी जम जाते हैं। कृषि माध्यम से भी आपके इसमें जो है प्रकीर्णन हो जाता है, वायु द्वारा हो जाता है, जल द्वारा हो जाता है, पशु पक्षियों द्वारा भी लाई जा सकती हैं, नर्सरी द्वारा भी खरपतवार का जमा हो सकता है, बिना सड़े हुए गोबर की खाद में भी होता है, बाहर से बीज का आयात करने पर फ्लोरिस माइनर गेहूं से भी हो जाता है, जंतु द्वारा भी हो जाता है। तो ये इनके जो है फैलने के तमाम कारण हैं, ये कहीं से भी फैल सकते हैं और जंतु द्वारा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी फ्रेश कह रहे हैं गुणन के बारे में, यानी कि इनका जो फैलाव होता है किस तरह होता है, ये फसल से भी, कृषि यंत्र से, बीज, जल, वायु, पशु पक्षी सबके द्वारा फैल सकते हैं, ठीक है, और बाहर से भी आए तो भी फैल सकते हैं। तो ये थी आपकी बीट के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आपको कंप्लीट करा दी गई। और जो लोग भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो देख लीजिए, और हमारे साथ जो है लगातार जुड़ते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा, और हम आपको पूरा जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।